हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज 24वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे महारिवीजन क्लास का, जो नागरिक शास्त्र से संबंधित है। आपकी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीडीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जाकर के, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 61वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है यहाँ पे। तो दे आफ्टर द पॉलिटिकल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये डी आफ्टर का पुस्तक है, ये तो सही है। ई बार्कर का पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये भी सही है, ठीक है। ई बर्नस्टीन का है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, तो ये भी सही है, ठीक है। ए ब्रेख्त का है द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये गलत है आपका, ठीक है। ए ब्रेख्त की पुस्तक थी पॉलिटिकल थ्योरी द फाउंडेशन ऑफ 20वीं सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। तो ये सारी उनकी पुस्तकें थी, तो इसको याद रखिएगा। पॉलिटिकल थ्योरी द फाउंडेशन ऑफ 20वीं सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट, तो ये 3 पुस्तक है उनकी। तो ये नहीं था इनका द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, डेविड स्टर्न ने राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद के लिए किसे दोषी ठहराया था। तो ये ठहराया था डनिंग, जीएच सवाइन तथा सीएन मैकवेलन को, ठीक है। इसमें और भी लोग थे, जैसे एजी कार्लाइन थे, ठीक है, लिंडसे थे, जॉर्ज सवाइन थे। तो ये सभी जो है इतिहासवाद के लिए दोषी माने गए थे, किसके द्वारा, डेविड स्टर्न के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, एक लेखक है और उनके द्वारा दिया गया जो है विचार है, तो उसको आपको मिलान करना है। तो डेविड स्टर्न जो है किससे संबंधित थे, तो डेविड स्टर्न राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका हो जाएगा 4, ठीक है। और सी राइट मिल्स, ये किससे संबंधित थे, तो ये शक्ति विभाजन से संबंधित थे, ठीक है। सी राइट्स मिल शक्ति विभाजन से संबंधित थे, तो बी का आपका हो जाएगा 3, ठीक है। और GDH कोल किससे संबंधित थे, तो ये श्रेणी समाजवाद से संबंधित थे, तो ये आपका हो जाएगा इनका 2, तो सी का आपका हो जाएगा 2। और दरिंदा, ये जो थे उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित थे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी का हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो 4 3 2 1 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कूट में 4 3 2 1 दिया है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये लेखक हैं आपका लासवेल, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। लासवेल की ये पुस्तक थी पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, और इस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उच्च राजनीतिक वर्ग के साथ जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ सिद्धांतकार है और एक तरफ अवधारणा दिया हुआ है, तो इसको मिलान करना है, ठीक है। तो डेविड स्टर्न किससे संबंधित है, तो डेविड स्टर्न संबंधित है आपका पद्धति में पुनर्निवेशन से, ठीक है। पद्धति में पुनर्निवेशन से संबंधित है, तो ए का दूसरा आपका सही हो जाएगा। और टालकाट पार्सन्स किससे संबंधित है, तो टालकाट पार्सन्स संबंधित है राजनीतिक पद्धति का अस्तित्व से, ठीक है, राजनीतिक पद्धति का अस्तित्व से। तो यहाँ पे बी में आपका हो जाएगा पहला नंबर। और आमंड किससे संबंधित थे, तो आमंड जो थे वो संबंधित थे आपका राजनीतिक समाजीकरण से, तो सी में आपका 4 सही हो जाएगा। और मार्क्स किससे संबंधित था, तो मार्क्स जो है हिंसा से संबंधित था, ठीक है। यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, आपका डी में 3 सही हो जाएगा। तो 2 1 4 3 किस में है, तो यहाँ पे सी नंबर में देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही, सी सही हो जाएगा। 2 1 4 3, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, मानव विज्ञानी तथा समाजशास्त्रीय तथ्यों को ध्यान में रखकर किसने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये मैकाइवर ने किया था, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। मैकाइवर के अनुसार जैसे जैसे पीढ़ियों के विकास के साथ जो है संपर्क होता गया, नामों के चमत्कार में रक्त संबंध भाव को अधिक पुष्ट किया,
पुत्रत्व भ्रातृत्व के सामाजिक बंधन में जो है परिवर्तित हो गया। पिता का प्राधिकार अध्यक्ष शक्ति में बदल गया। एक बार पुनः रक्त संबंधी अनुरक्षण के अधीन नए रूप उत्पन्न हुए जो इसकी सीमाओं को लाग गए। रक्त संबंध ने समाज का निर्णय किया तथा समाज को आगे चलकर राज्य का निर्माण किया। उसने अपने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न तत्वों का जो है क्रमिक विवरण दिया, जैसे बंधुत्व का, रीति रिवाज का, नेतृत्व का, क्षमता का, ठीक है, वैज्ञानिकता का, ऐतिहासिकता का। तो यहाँ पे सभी तथ्यों को मिला करके जो है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये मैकाइवर ने किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, यह किसकी मान्यता है कि राज्य के निर्माण का आधार उपयोगिता है न कि संविदा। तो ये ह्यूम की मानना था, ठीक है। ह्यूम की मान्यता है कि राज्य के निर्माण का आधार जो है उपयोगिता है न कि संविदा है। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रवर्तक सामान्यतः ह्यूम को समझा जाता है। और यद्यपि इस शब्द का निर्माण उन्होंने किया नहीं था, लेकिन उसके प्रवर्तक के रूप में इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दो सूची दिया गया है और एक सिद्धांत है और इधर लेखक है, तो इसको आपको बताना है। तो दैवी शक्ति उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था रॉबर्ट फेल्मर ने, ठीक है। तो यहाँ पे ए में आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। और सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया था। शक्ति का देखिए यहाँ पे सामाजिक समझौते का सिद्धांत अगर देखें तो ये किसका था, तो नीत्शे का था, ठीक है। यहाँ सी आपको देख लीजिए, सी में 4 है, ठीक है। और रूसो ने कौन दिया था, तो रूसो दिए थे पितृसत्तात्मक सिद्धांत, ठीक है। आप लोग जानते होंगे पितृसत्तात्मक सिद्धांत रूसो का था। और विकासवादी सिद्धांत किसका था, तो सर हेनरी मैन का था, ठीक है। यहाँ पे 5 है, तो एक आपका। और शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो शक्ति का सिद्धांत वर्गेस ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गेस ने दिया था। तो यहाँ पे आपका कौन कौन सही हो जाएगा, ए में आपका 4 हो जाएगा, बी में आपका 2 हो जाएगा, बी में 2 हो जाएगा, सी में आपका कौन सा है, तो सी में आपका 4 हो जाएगा, सी में 4 हो गया है। और डी में आपका कौन सा है, तो डी में 5 है, तो डी में 5 है। और ई में कौन सा है, तो सर हेनरी मैन है, ई में 5 है, ई में 1 है, ठीक है। तो ए में है 3 है, 3 4 2 5 1, 3 4 2 5 1 आपका मिलान हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 4 5 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी कोड सही हो जाएगा, ठीक है। इन सभी सिद्धांतों को आप लोग मिला करके याद रखिएगा, ठीक है। सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलान करने के लिए पूछ देता है, सिंगल में पूछ देता है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिएगा और जो बार बार रिवीजन करते रहिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, राज्य शक्ति है इसलिए उसे चुनौती मत दो बल्कि उसकी पूजा करो। यह कथन किसका था, तो ये कथन था वान टास्की का, ठीक है। वान टास्की का, वान टास्की की एक पुस्तक थी पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स उनकी पुस्तक थी और इसमें जो है उन्होंने राज्य को शक्ति का समरूप माना था और शक्ति को इस आधार पर नैतिक बताया है कि यह राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा और प्रसार की अनिवार्य शर्त है। और इन्होंने जर्मनी के नीत्शे तथा फ्रांस के सारेल के शक्तिशाली के क्रांतिकारी अधिकार के सिद्धांत का जो है प्रचार भी किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा एक सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार्य है। तो ये विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का जो है विकासवादी सिद्धांत, जो ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और राज्य की उत्पत्ति के सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक स्वीकार्य है कौन सा, तो विकासवादी सिद्धांत। और यह सिद्धांत जो है 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल देता है। पहला, राज्य निर्मित नहीं हुआ बल्कि विकास का फल है। और दूसरा ये बताता है कि राज्य के विकास में एक नहीं बल्कि जो है अनेक घटकों ने जो है भूमिका निभाई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, एक मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद इंगित करता है, तो किसको इंगित करता है, तो कल्याणकारी राज्य को, ठीक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना सकारात्मक उदारवाद या कहें तो पूंजीवाद की महत्वपूर्ण देन है। कल्याणकारी राज्य के विकास में औद्योगिक क्रांति के जो है उन्मत्त दौर की परिस्थितियाँ का विशेष हाथ रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा।
72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे पूछा है। तो उदारवाद व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन का पक्षधर है, तो ये सही नहीं है आपका। ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का अर्थ मानव को उत्पादन, विनिमय तथा वितरण करने, कोई व्यापार करने, अपनी संपत्ति को रखने तथा बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारकों ने राज्य को माना है, तो क्या माना है, एक आवश्यक बुराई माना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के प्रमुख उदारवादियों में बेंथम थे, स्पेंसर थे, मिल और ग्रीन आते हैं। ये सभी जो है उदारवादियों में आते हैं और इन लोगों की प्रवृत्ति नकारात्मक थी। ठीक है, क्योंकि ये लोग राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो जे.एस. मिल ने एक स्वयंपरक एवं अन्य परक मामलों में भी हस्तक्षेप का अधिकार दे दिया और यहीं से जो है नकारात्मक उदारवाद में बदलाव भी होने लगा और बाद में जो है नकारात्मक उदारवाद को जो है पूर्ण रूपेण सकारात्मक उदारवाद में जो है परिवर्तित कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के मतानुसार वस्तु का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है श्रम के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार जो है वस्तु का मूल्य श्रम के द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के उत्पादन में लगी श्रम शक्ति की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। मार्क्स ने किसी वस्तु के अन्य वस्तुओं की तुलना में मूल्य को व्यक्त करने के लिए जो है विनिमय मूल्य पदबंध का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछता है किसका प्रयोग किया था, तो विनिमय मूल्य पदबंध का प्रयोग किया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा कार्ल मार्क्स ने हेगल से ग्रहण की थी। तो कौन सी अवधारणा, तो द्वंद्वात्मक पद्धति। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हेगल से ग्रहण की थी, परंतु उसने जो है प्रेरक शक्ति बदल दी, अर्थात हेगल के लिए जो है प्रेरक शक्ति विचार था, मस्तिष्क, आत्मा था, आवेश या कहें तो सर्वव्यापी ईश्वर। वहीं कार्ल मार्क्स के लिए जो है ये सब पदार्थ था। ठीक है, इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि मेरी द्वंद्वात्मक विधि न केवल हेगल की विधि से भिन्न है बल्कि यह उससे बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, इतिहास के दौर में एक समय आएगा जब राज्य का तिरोधान या लोप हो जाएगा। तो ये कहा था मार्क्सवाद ने। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्क्सवाद के अनुसार जब राज्य में वर्ग समाप्त हो जाएगा तब राज्य का जो है विलोप हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब ये है समाजवाद की अंतिम अवस्था में कोई वर्ग नहीं होगा, राज्य नहीं होगा तथा इस कारण जो है द्वंद्ववाद का नियम लागू होने से भी रुक जाएगा। तब समाज अपनी पताका पर लिखेगा, प्रत्येक अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम करे, प्रत्येक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पुरस्कार लें। ठीक है, तो ये मार्क्सवाद के द्वारा कहा गया था। तो डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे दो सूची दिया गया है। ठीक है, एक तरफ विचारक हैं, उनके द्वारा प्रकाशित विचार है तो उसको मिलान करना है। तो विकासवादी समाजवाद की स्थापना किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है बर्नस्टाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे ए में आपका 3 सही होगा। फेबियन समाजवाद का, तो फेबियन समाजवाद का जीवी शाह थे। ठीक है, तो बी में आपका चौथा सही हो जाएगा। और वैज्ञानिक समाजवाद का कौन था, तो वैज्ञानिक समाजवाद का था ये कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो सी में आपका पहला सही हो जाएगा। और काल्पनिक समाजवाद, तो सेंट साइमन। ठीक है, तो काल्पनिक समाजवाद का जो था वो सेंट साइमन था, यानी डी का आपका 2 सही हो जाएगा। तो 3 4 1 2 तो किस कूट में है आप उसमें मिलान कर लीजिए। 3 4 1 2 तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 78 नंबर है, मैं पूर्णतः जानता हूँ कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, यह किसने कहा है, तो ये कार्ल मार्क्स कहा है। ठीक है, मार्क्स एक व्यवहारवादी विचारक थे। उन्होंने यह कहा था कि मार्क्सवाद जैसी किसी अवधारणा का प्रतिपादन मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, एक समाजवादी राज्य बल देता है, तो किस पे बल देता है, तो आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देता है एक समाजवादी राज्य। समाजवाद का असली ध्येय जो है आर्थिक संपदा और सम्मान के क्षेत्र में यथोचित समानता स्थापित करना है और समाजवाद राज्यों को सकारात्मक भलाई का जो है उपकरण मानता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा था, तो ये कहा था कार्ल पॉपर ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है। राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है, तो ये अराजकतावाद का। ठीक है, अराजकतावाद का राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है। अराजकता
वादी जो है किसी प्रकार की कोई सत्ता नहीं चाहते ताकि मानव की संपूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। और कोपार्किन ने जो है जीवन और आचरण की व्याख्या ऐसे मत अथवा सिद्धांत के रूप में की है जिसके अंतर्गत जो है शासनहीन समाज का कल्याण किया जा सकता है। ऐसे समाज में कानून के समक्ष समर्पण करके अथवा किसी सत्ता की आज्ञा का पालन करके जो है सामंजस्य स्थापित नहीं होता, बल्कि विभिन्न समूहों, प्रादेशिक व व्यावसायिक की स्वतंत्रता सहमति द्वारा जो है ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, सामुदायिकतावाद का प्रमुख धारा है। तो सामुदायिकतावाद का प्रमुख धारा क्या था? तो ये था प्रत्ययवाद की। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन जो है प्रत्ययवादी सिद्धांत के विचारक हैं और ग्रीन जो है राज्य के कार्यक्षेत्र का वर्णन करते हुए मानते हैं कि राज्य केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि वह समुदाय का संगठित रूप भी है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, दलविहीन लोकतंत्र का विचार किसने लोकप्रिय बनाया था? तो दलविहीन लोकतंत्र का विचार जो है बनाया था लोकप्रिय जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण तथा गांधी जी दोनों ने दलविहीन लोकतंत्र की बात कही, परंतु दलविहीन लोकतंत्र जो है जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार जो है दलगत राजनीति जनता के नैतिक चरित्र को गिराती है और उसे स्वतंत्र मनन, विचार और अभिव्यक्ति का वातावरण प्रदान नहीं करती है। ठीक है, विनोबा भावे ने भी दलविहीन लोकतंत्र के जो है पक्षधर में थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसके द्वारा जो है राजनीतिक व्यवस्था संतुलन बनाए रखती है। लोकतंत्र की उपरोक्त परिभाषा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से। ठीक है, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से ये संबंधित है ये परिभाषा। सीबी मैकफर्सन जो थे उनकी एक पुस्तक थी डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल, और इसमें इन्होंने लिखा था सुम्पीटर डाल ने लोकतंत्र की ऐसी यंत्र व्यवस्था में बदल दिया जिसका वास्तविक कार्य जो है राजनीतिक बाजार में मांग और पूर्ति का संतुलन का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है, तो ये किया है ब्राइस ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जेम्स ब्राइस की दो महान पुस्तक थी, अमेरिकन कॉमनवेल्थ जो 1893 में आई थी, और एक था आधुनिक प्रजातंत्र जो 1921 में इन्होंने लिखी थी। और इसमें इन्होंने लोकतंत्र के मुख्यतः शासन प्रणाली या जीवन शैली के रूप में इस दोनों पुस्तकों को जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राइस आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, किसने जो है अभिजनवादी सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया था? तो ये जोड़ने का प्रयास किया था जेम्स वर्नहाम ने। ठीक है, जेम्स वर्नहाम ने, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेम्स वर्नहाम ने जो है अभिजन सिद्धांत में जो है आर्थिक दृष्टिकोण अपनाया है। उसके मतानुसार जो है संभ्रांत वर्ग की सत्ता का जो है आधार उत्पन्न तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर जो है उसके प्रभुत्व व नियंत्रण में निहित होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, माले सबरी के दैत्य से इसके अतिरिक्त क्या अपेक्षा की जा सकती है? यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका हॉब्स का। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। हॉब्स कहता है कि समझौता के फलस्वरूप एक संपन्न, निरंकुश, सर्वशक्तिशाली अभिवाज्य का निर्माण करते हैं जिस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। इस संदर्भ में ही उपरोक्त कथन को कहा गया है। ठीक है, माले सबरी दैत्य से उन्होंने उसका तात्पर्य निकाला था कि संपन्न, निरंकुश, सर्वशक्तिशाली अभिवाज्य का निर्माण करते हैं और जिस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। ठीक है, और ये कहा था आपका हॉब्स ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिएगा, ये जो माले सबरी है ये एक इंग्लैंड की एक जगह है। ठीक है, इंग्लैंड की एक जगह है और वहीं पे हॉब्स का जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए हॉब्स को जो है वहाँ का दैत्य कह के ये संबोधित किया गया है। किसके परिप्रेक्ष्य में? तो इसके परिप्रेक्ष्य में कि संपन्न, निरंकुश, सर्वशक्तिशाली अभिवाज्य का निर्माण करते हैं जिस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंग्लैंड का एक जगह है, यहाँ पर हॉब्स ने जन्म लिया था और इसी के लिए जो है इस स्थान को माले सबरी के दैत्य के नाम से जाना जाता है, हॉब्स को। ठीक है, तो इतना भी याद रखिएगा। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिवादी तथा प्रत्ययवादी आदर्शवादी दोनों माना जाता है? तो ये माना जाता है रूसो को। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। रूसो
जो है आदर्शवादी तथा व्यक्तिवाद दोनों का समावेश दिखता है और हम में से प्रत्येक अपने शरीर को, अपनी समूची शक्ति को अन्य सबके साथ संयुक्त सामान्य इच्छा की सर्वोच्च निर्देशन में रखते हैं और अपने सामूहिक स्वरूप में जो है हम प्रत्येक सदस्य को समष्टि के अविभाज्य अंश के रूप में जो है स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। 89 नंबर प्रश्न है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हॉबहाउस के द्वारा कहा गया है। ठीक है, हॉबहाउस ने कहा था सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। तो ये हॉबहाउस के द्वारा यह परिभाषित किया गया था। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था नहीं थी बल्कि भद्र बरकर या श्रेष्ठ बरकर स्वर्ग की स्थिति में था। यह कथन किस विचारक का था? तो ये था जे रूसो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूसो का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था के बारे में कि इस अवस्था में मानव जो है सभ्य बर्बर है और इस अवस्था में आदिकालीन सादगी तथा ग्राम्य आनंद के जीवन का उपयोग करता है। ठीक है, और विवेक द्वारा नहीं बल्कि अपने संवेग द्वारा जो है प्रभावित होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत के पूर्व चिंतक थे। तो सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत के पूर्व चिंतक किसको माना जाता है? तो एक एपिक्यूरियन विचारक को माना जाता है। ठीक है, एपिक्यूरियन हाब्स लॉक रूसो से पूर्व सामाजिक समझौते का सिद्धांत सूफी और एपिक्यूरियन विचारकों में जैसे फोबियस हो गए, सिसरो हो गया, स्पेंजो हो गया, हुकर हुए, बुकनन हुए, ये सभी जो है इसके पूर्व ही सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का जो है विचार प्रस्तुत कर चुके थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।